देखो थोड़ा समझो तीनों पॉइंट्स को थोड़ा समझना। क्या होता है समांतर श्रेणी का कंडीशन, क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का कंडीशन और हरात्मक श्रेणी का कंडीशन, तीनों को थोड़ा समझना। चौदह वाले को बता रहा हूं मैं। उससे पहले समांतर श्रेणी का कंडीशन को समझो। समांतर श्रेणी 14 नंबर के प्रश्न को बता रहा हूं। समांतर श्रेणी के कंडीशन को समझो। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा डील नहीं करूंगा मैं, सामान्य कंडीशन बता रहा हूं। समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, तो आप नाम से ही जानते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। समान अंतर, समांतर श्रेणी में अंतर जो है वो समान होना चाहिए, समान अंतर। समांतर श्रेणी में अंतर समान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अंतर समान होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी ऐसे करके ये समांतर श्रेणी में है, ए बी सी ये तीनों समांतर श्रेणी में है, ऐसा बोल दिया मैं, मान लो तीन ही पद ले रहा हूं, चलो मैं बोला ए बी सी ये तीनों समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब b माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए, c माइनस बी, ऐसा होना चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं, देखना 3 8 13 18 23, ये देखिए जैसे 5 8 11 14 17 20, ये देखिए 2 4 6 8 10, जैसे 1 2 3 4 5, ये कुछ श्रेणियां लिखा हूं, ये सारी की सारी श्रेणी समांतर श्रेणी में है। कैसे पहचानते हैं इसको, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करते हैं आप, आगे वाले से पीछे वाले को, मतलब सेकंड में से किसको, फर्स्ट को, थर्ड में से किसको, सेकंड को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फोर्थ में से थर्ड को, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे। अगर ये अंतर समान आ रहा है, ध्यान से समझना, अगर ये अंतर समान आ रहा है तब कहा जाता है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अगर ये अंतर समान आ रहा है तब, तो ये अंतर अगर समान आ रहा है तब कहा जाएगा कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है। समझ आ रहा है? तो आप देखिए तो यहां पर अंतर समान है क्या, 8 में 3 घटाओगे क्या आएगा 5, 13 में 8 घटाओगे 5, 18 में 13 घटाओगे 5, 23 में 18 घटाओगे 5, अंतर क्या है, समान है। ये देखिए 8 में 5 घटाओ 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, समांतर श्रेणी 2 2 2 2, ऐसा। ये देखिए 1 1 1 1, तो आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करिए, अगर अंतर समान आता है तब आप बोलेंगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो अगर मैं बोला कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, मैं पहले से बोला कि एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है तो आप बोल सकते हैं ना कि बी माइनस ए बराबर क्या होगा, सी माइनस बी। अगर मैं पहले से बोल दिया कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी में है, तो सर ये कंफर्म है कि अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो बी माइनस ए बराबर क्या होगा, सी माइनस बी। जैसे यहां देखो ना 8 माइनस 3 बराबर क्या है, 13 माइनस 8, 8 माइनस 5 बराबर 11 माइनस 8, 4 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 4। तो वैसे ही अगर मैं बोल दिया कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी माइनस ए बराबर क्या होगा, सी माइनस बी। अब यहां से अपन कैलकुलेशन करते हैं, माइनस बी को इधर भेज दो, तो माइनस बी को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस बी, और माइनस ए को इधर भेज दो, क्या हो गया, ए प्लस सी। तो यहां से क्या आया, 2b बराबर ए प्लस सी, तो यहां से b बराबर क्या आया, यह है समांतर श्रेणी का कंडीशन कि अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला जो पद है, बीच वाला जो पद है वो पहले और अंतिम पद का माध्य होगा, ऐसा बोल सकते हैं। बीच वाला जो पद है एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है तो रटा नहीं जाता आपसे, तो आप ऐसे याद रखिए कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो आप यहां से स्टार्ट करिए कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। अब ये बी इधर आके हो गया 2b बराबर ए प्लस सी, तो b बराबर ए प्लस सी बाई 2। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन आप सीधे क्या बोलेंगे, b बराबर ए प्लस सी बाई 2, ऐसा होगा। समझ आ रहा है, b बराबर ए प्लस सी बाई 2, समझ पा रहे हैं? अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, अगर मैं बोलूं एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड जो है समांतर श्रेणी में है, तो क्या कंडीशन बनाओगे, y बराबर एक्स प्लस जेड बाई 2 बनेगा। ये समांतर श्रेणी का कंडीशन है, नोट करिए इसको पहले।
सामान्य जानकारी तीनों की रख लीजिए अभी, क्योंकि किसी भी चैप्टर में डाल दे रहा है इसको। अभी आप देख ही रहे हैं व्यापम किसी भी चैप्टर में मर्ज कर दे रहा है प्रश्न को समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी से। ग्यारह का आंसर ऑप्शन डी है, सार्थिका राठौर। मिस्टेक है क्या? ये प्रश्न क्लास में कराया था शायद ना, क्लास में करा चुका इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, मिस्टेक होगा, हो सकता है, कुछ बन जाएगा ना ऐसा प्रश्न, तो क्लास में कराया हुआ है। आपका चतुर्भुज को लेके प्रश्न क्या था? समांतर चतुर्भुज और आयत। करिए, जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी के पैटर्न में जो चल रहा है व्यापम, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, बार बार बोल रहा हूं। प्रैक्टिस शीट को और नोट्स को संभाल के रखिए। जो पूरा सितंबर महीना है वो इसी को रिवीजन मारना है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई और काम नहीं करना है। समझ आ रहा है? बाहरी कुछ देखना ही नहीं है। हाँ हाँ, होता है वो, तो वो समांतर श्रेणी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे ये ए है तो ये ए प्लस डी, समझ आ रहा है? मतलब आप समांतर श्रेणी को ऐसे भी पहचानते हैं कि एक कॉमन संख्या हर पद में जोड़ते जाओ, अगला पद मिलता जाएगा। तभी तो उसका मानक रूप क्या बनता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। समझ आ रहा है? ये जो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किए हैं, थर्ड में से सेकेंड को माइनस किए हैं, ये जो अंतर है ना, इसी अंतर को क्या बोलते हैं आप? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, डी। समझ आ रहा है? अब आप ये बोलो कि सर 8 में 3 घटाने पर 5 आया, या 3 में 5 जोड़ने पर 8 आया, बात एक ही होती है। तो वो समांतर श्रेणी में पढ़ाता हूं मैं, मानक रूप वहीं से तो निकल के आता है। अभी मैं केवल कंडीशंस बता रहा हूं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी का कंडीशंस क्या है। अभी मैं केवल कंडीशंस बता रहा हूं। समांतर श्रेणी जब पढ़ेंगे तो वहां पे सिखाऊंगा कि 8 में 3 घटाने पर 5 आएगा, तो आप 3 में 5 जोड़ने पर 8 भी बोल सकते हैं। 13 में 8 घटाने पर 5 आएगा, तो 8 में 5 जोड़ने पर 13 भी बोल सकते हैं। मतलब एक कॉमन पद हर पद में जुड़ता जा रहा है, जिससे कि अगला पद मिलता जा रहा है। उसी कॉमन पद को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। या तो उसको डिफरेंस बोलो, या तो उसको बोलो कि वो कॉमन पद हर पद में जुड़ता जाएगा, जिससे कि अगला पद मिलता जाएगा। तो वो सब चीजें डिस्कस करेंगे जब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। मानक रूप वहीं से निकलता है। रेखा और कोड का प्रैक्टिस शीट नहीं मिला क्या? मैं भी देता हूं, मंगा लेता हूं। हो गया ये? चलो अगला लिखो, गुणोत्तर श्रेणी। सामान्य जानकारी बता रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं अभी ये श्रेणियों को, मैं सामान्य जानकारियां बता रहा हूं। गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बोलते हैं इसको, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या है, कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझना। गुणोत्तर श्रेणी क्या है समझना। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखा। गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं? आगे वाले पद को पीछे वाले पद से क्या करेंगे? डिवाइड। समझ आ रहा है? वहां पे अंतर समान, यहां पे अनुपात समान। वहां पे अंतर समान होता है, यहां पे अनुपात समान होता है। आगे वाले पद को पीछे वाले पद से क्या करेंगे? डिवाइड। ऐसा आगे वाले पद को पीछे वाले पद से ऐसा डिवाइड करेंगे। अगर ये अनुपात समान आ रहा है तो इसी को अपन बोलते हैं कि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर ये अनुपात समान आ रहा है तो, जैसे इसको चेक करो तो, ये वाली श्रेणी को आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2/1 आ रहा है। ये आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, 2/1। आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, ये देखो 2/1।
आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, ये देखो 2/1। तो ये अनुपात जो है ना समान आ रहा है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये जो श्रेणी है ये श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। समझ आ रहा है? यहां देख सकते हैं 6/2 कितना आएगा, 3/1। 18/6 वही तो आएगा क्या, 54/18 वही तो आएगा, देख सकते हैं। तो अनुपात अगर समान आ रहा है, अनुपात अगर समान आया तो श्रेणी कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। अब इसी को आप ये भी बोल सकते हैं, आगे आकर आपके मन में आता है तो, एक कॉमन संख्या हर पद में गुणा होती जाएगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बात एक ही है यार, 4/2 करने पर 2 आ रहा है, उसी 2 को 2 में गुणा करूंगा तो 4 भी आ जाएगा। 8/4 करने पर 2 आ रहा है, उसी 2 को 4 में गुणा करूंगा तो 8 भी आ जाएगा। तो आप ऐसा बोलो कि सर रेशियो समान है तो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होगी, या फिर आप ऐसा बोल लो कि एक कॉमन संख्या हर पद में गुणा होते जाएगा जिससे अगला पद मिलता जाएगा। जैसे यहां पर आप बोल सकते थे कॉमन संख्या हर पद में जोड़ते जाओ जिससे कि अगला पद मिलता जाएगा। एक्चुअल में 8 - 3 करने पर क्या आ रहा है, 5। 13 - 8 करने पर क्या आ रहा है, 5। तो आप बोलोगे ना सर कि इस 3 में 5 जोड़ने पर 8 आ तो जाएगा सर, इस 8 में 5 जोड़ने पर 13 आ तो जाएगा सर। सिंपल सी बात है, 8 में 3 घटाने पर 5 आया तो उसी 5 को 3 में जोड़ने पर 8 भी तो आएगा यार। 13 में 8 घटाने पर 5 आया तो उसी 5 को 8 में जोड़ने पर 13 भी तो आएगा। तो आप स्टैंडर्ड ये होता है कि अंतर समान तो समांतर श्रेणी, लेकिन वहां से अपन एक और ये फॉर्मेट निकाल लेते हैं कि एक कॉमन संख्या हर पद में जोड़ते जाइए जिससे अगला पद मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉमन संख्या क्या जोड़ रहे हैं, 5। यहाँ पे कॉमन संख्या क्या जोड़ रहे हैं, 3। यहाँ पे कॉमन संख्या क्या जोड़ रहे हैं, 2। यहाँ पे कॉमन संख्या क्या जोड़ रहे हैं, 1। उसी प्रकार इसको भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब अनुपात समान होना चाहिए। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड, फिफ्थ डिवाइड बाय फोर्थ। अगर ये रेशियो समान है तो श्रेणी कहलाएगी गुणोत्तर श्रेणी में। या इसी को बोल दो एक कॉमन संख्या हर पद में गुणा करते जाओ, तभी तो इसका मानक रूप क्या बनता है, पढ़ाऊंगा आगे चल के। ए आर स्क्वायर, ए आर का पावर 3, वो कॉमन संख्या जो हर पद में गुणा हो रहा है, या ये जो रेशियो है इसको नाम क्या देते हैं अपन, आर देते हैं। तभी तो इसका मानक रूप बनता है, पहला पद ए, फिर आर का गुणा हुआ ए आर, फिर आर का गुणा हुआ ए आर स्क्वायर। तो वो सारी बातें जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी बस मैं कंडीशन बता रहा हूं साथ साथ में कि रेशियो समान है तो क्या कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। समझ आ रहा है? अब अगर मैं बोलूं कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ए बी सी जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, b/a जो है ये c/b के बराबर होगा। तो यहां से b स्क्वायर बराबर क्या आता है, ac। ये है गुणोत्तर श्रेणी का कंडीशन। b स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, ac। बीच वाले का वर्ग जो है वो पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर, बीच वाले का जो वर्ग है पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आएगा। तो रेशियो समान, अगर मैं बोला ए बी सी जो है, अगर मैं बोला ए बी सी जो है ये जीपी में है, इसका मतलब b/a बराबर c/b। तो b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर ac हो जाएगा, ये बन जाएगा। या b बराबर √ac बोल सकते हैं इसको, b स्क्वायर बराबर ac या b बराबर √ac, एक ही बात है, याद रहेगा ये। तो गुणोत्तर श्रेणी का कंडीशन याद रहेगा, बीच वाले का वर्ग बराबर पहले और तीसरे का गुणा। जैसे मैं बोलूं XYZ जीपी में है, XYZ जीपी में है, y स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, XZ, y स्क्वायर बराबर XZ बनेगा, याद रहेगा। एपी क्या था, बीच वाले का वैल्यू पहले और तीसरे के टोटल के हाफ के बराबर। ए बी सी अगर एपी में है तो सीधे क्या बोलेंगे, b बराबर a प्लस c/2। XYZ एपी में है तो क्या बोलेंगे, y बराबर x प्लस z/2। याद है ना? भूल गए तो कंडीशन याद रखिए कि सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, वहां से आपको मिल जाएगा। b माइनस ए बराबर क्या, c माइनस बी। सर b को इधर ले आओ, 2b बराबर a प्लस c, तो b बराबर a प्लस c/2। यहां पर b/a बराबर क्या, c/b, तो b स्क्वायर बराबर क्या, ac। रटने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा दिखेगा आपको। चलिए HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। ये आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन व्यापम प्रश्न अब यहां से
डायरेक्टली तो नहीं दे रहा है, डायरेक्टली ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया यहां से, समझ आ रहा है। जैसे आप सिलेबस को देखेंगे ना तो पीएससी के सिलेबस में तो कुछ लिखा ही नहीं है, व्यापम के सिलेबस को देखेंगे खास करके वर्ग 2 का सिलेबस, तो उसमें एपी जीपी लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी लिखा हुआ है, हरात्मक श्रेणी कहीं पे नहीं लिखा है। और व्यापम के दूसरे एग्जाम्स देखेंगे जैसे पटवारी, आरआई, मंडी, ये सब का, तो उसमें तो कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है श्रेणी वगैरह के बारे में। लेकिन अभी मंडी सब इंस्पेक्टर में ही पूछा है, डायरेक्टली तो नहीं पूछा लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिया था कि जो औसत चाल है वो कब एपी होगा कब जीपी होगा, ऐसा प्रश्न आपने देखा था। औसत चाल एपी कब होता है, औसत चाल जीपी कब होता है, ये सब पूछ लिया था। तो वहां पे बच्चों को पता ही नहीं है कि एपी जीपी एचपी क्या होता है, तो कैसे बताएंगे फिर। अगर आपके सिलेबस में एपी जीपी एचपी लिखा ही नहीं है तो आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, और एग्जाम में इनडायरेक्टली भी प्रश्न आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है कि कोई एपी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया और बोला योग बताओ, ऐसा ना पूछ के वो पूछ लिया था कि जो समान समय अंतराल के लिए औसत चाल हमेशा समांतर श्रेणी में होती है, समझ आ रहा है, समांतर माध्य होती है। और एक और पूछा था कि समान दूरियों के लिए औसत चाल हमेशा हरात्मक माध्य होती है। अब पता ही नहीं है किसी को समांतर श्रेणी समांतर माध्य क्या होता है, हरात्मक श्रेणी हरात्मक माध्य क्या होता है, तो उस प्रश्न को बना ही नहीं पाएगा। वो औसत चाल तो निकाल लेगा लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। इसीलिए एपी जीपी एचपी का सामान्य जानकारी तो पता होना ही चाहिए अभी के टाइम पे। हरात्मक श्रेणी क्या होता है ध्यान से समझना। हरात्मक श्रेणी का मतलब ऐसा कुछ होता है कि यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, ध्यान से समझना, ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है, ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो इसका परिभाषा क्या है कि इनके व्युत्क्रम जो होंगे वो किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। समझ आ रहा है, ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो इनके व्युत्क्रम किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। इनके व्युत्क्रम का मतलब इनके रेसिप्रोकल। तो ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो इनके व्युत्क्रम क्या बोलेंगे, 1/a 1/b 1/c, ये किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, एपी में होंगे। समझ आ रहा है। अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो उनके व्युत्क्रम, ध्यान रखिएगा, उनके व्युत्क्रम किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। तो इनके व्युत्क्रम क्या हो गए, 1/a 1/b 1/c, ये किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। अब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो सीधे बोल सकता हूं क्या मैं, अगर ये समांतर श्रेणी में है, अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो मैं सीधे ऐसा लिखूंगा क्या, 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाई कितना, 2 लिखूंगा ऐसा। अभी तो पढ़े थे एबीसी समांतर श्रेणी में तो बीच वाला जो है बी वो a प्लस सी बटा 2 होता है। तो उसी प्रकार अब इसको छोड़ो ना, हरात्मक श्रेणी का परिभाषा यही होता है कि ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो उनके व्युत्क्रम जो होंगे वो किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। उनके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होंगे तो उनके व्युत्क्रम मतलब 1/a 1/b 1/c ये समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहां से अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं तो आप पूरा डिटेल में जाइए, ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये, उससे अच्छा आप सीधे बोलिए कि अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का कंडीशन तो मेरे को पता है सर, सेकंड वाला जो है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के टोटल डिवाइड बाई 2 के बराबर। यहां से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 2/b बराबर क्या, 1/a प्लस 1/c। ये देखिए ऐसा, समझ आ रहा है। ये फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये हरात्मक श्रेणी का फॉर्मेट है। स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, चलो स्कोर कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, 2/b बराबर कितना, a प्लस सी अपॉन a इंटू सी आएगा, आ जाएगा ना, a प्लस सी अपॉन a इंटू सी आएगा। अब b का वैल्यू क्या निकलेगा, सेकंड वाला क्या आएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी। देखो औसत चाल जैसा फॉर्मूला आ जाता है, समझ आ रहा है। ये याद कैसे रखेंगे, अब देखो औसत चाल जैसा फॉर्मूला याद आ रहा है, 2ab अपॉन a प्लस बी, औसत चाल के लिए पढ़ते हैं ऐसा फॉर्मूला। समान दूरियों के लिए औसत चाल हमेशा क्या होती है, 2ab अपॉन a प्लस बी। समान दूरियों के लिए औसत चाल आप पढ़े होंगे 2ab अपॉन a प्लस बी, जिनका चाल समय दूरी हो गया होगा वो तो पढ़े होंगे। समान दूरियों के लिए औसत चाल हमेशा क्या आती है, 2ab अपॉन a प्लस बी। वैसे ही छुआ रहा है देखो,
तो आप याद कैसे रखना, आप ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो याद कैसे रखना, बी बराबर क्या आएगा, 2ac अपॉन ए प्लस सी, ऐसे 2ac अपॉन ए प्लस सी। समझ आ रहा है, ऐसे याद रखिएगा। ए बी सी अगर एचपी में है तो सीधे बोलना बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, ऊपर में दोनों का गुणा और 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में दोनों का योग, 2ac अपॉन ए प्लस सी। जैसे मैं बोलू एक्स वाई जेड अगर हरात्मक श्रेणी में है तो क्या बोलेंगे, y बराबर 2xz अपॉन क्या, x प्लस जेड, ऐसे याद रखेंगे। वापस से पूरे को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वापस से पूरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बहुत काम की चीजें हैं तीनों। हरात्मक श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, हरात्मक श्रेणी एचपी, ये होता क्या है, तो मैं बोला कि अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है, एचपी में है, तो हरात्मक श्रेणी की परिभाषा ये होती है कि अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो उनके व्युत्क्रम जो है ये किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। इसी को बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b और सी का रेसिप्रोकल 1/c। तो ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो उनके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होंगे, तो इनके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 1/a 1/b और 1/c समांतर श्रेणी में है, 1/a 1/b और 1/c समांतर श्रेणी में है, तो आप क्या बोलेंगे यहां से कि सर ये बीच वाला जो है 1/b ये किसके बराबर होगा, 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाई 2 होगा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1/b में तो क्या हो जाएगा, 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस सी अपॉन ए सी, तो b का वैल्यू कितना आएगा, 2ac अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं बन जाएगा, तीनों कंडीशन याद रहेगा ना, एपी जीपी और एचपी का। समीर कौन सा डाउट है, ये देखो ना यहाँ पे, ये अगर मैं बोला कि ए बी सी एचपी में है तो उनके व्युत्क्रम एपी में होंगे, ए बी सी अगर एचपी में है तो उनके व्युत्क्रम, उनके व्युत्क्रम का मतलब 1/a 1/b 1/c एपी में होंगे। अब ये अगर एपी में है तो आप जानते हैं एपी का कंडीशन अभी अपन पढ़े थे कि ए बी सी अगर एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है तो अपन क्या पढ़े थे, बी बराबर क्या आता है, ए प्लस सी बाई 2 ऐसा आता है। तो उसी प्रकार मैं बोला ये तीनों अगर एपी में है तो 1/b ये कितना आएगा, 1/a प्लस 1/c बाई 2, ये 2 का मल्टीप्लाई 1/b में हो गया, ये 2 भाग में है बराबर के दूसरे साइड गया तो 1/b में गुणा होकर 2/b बन गया, 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c। अब यहां से ऐसा मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस सी अपॉन ए सी। अब b का वैल्यू चाहिए मेरे को, तो b क्या आ जाएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी। चलो यहां पे तीनों को लिखता हूं, ए बी सी, ए बी सी ये तीनों अगर एपी में है तो क्या रिलेशन बोलोगे, ये तीनों अगर जीपी में है तो क्या रिलेशन बोलोगे, और ये तीनों अगर एचपी में है तो क्या बोलोगे, ये ऐसा। बीच वाले पे फोकस करना, एपी में बीच वाला क्या होगा, a प्लस सी बाई 2, जीपी में बीच वाले का वर्ग क्या होगा, a इंटू सी, और एचपी की बात करूं तो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। क्लियर है तक, चलो अब क्वेश्चन में आ जाओ। विकास एचपी की परिभाषा मैंने क्या बताई कि अगर ए बी सी एचपी में है, ए बी सी अगर एचपी में है तो उनके व्युत्क्रम, उनके व्युत्क्रम होंगे एपी में समांतर श्रेणी में, यह परिभाषा बताया मैं। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसकी परिभाषा मैंने बताई कि ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो इनके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी का कंसेप्ट लगा करके मैंने ये प्रूफ किया।
फिर यहां से याद करने बोल रहा हूं, अब तीनों कंडीशंस को याद कर लीजिए। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्या उत्तर निकाले? एपी जीपी एचपी क्या निकाले हो? एपी। यदि समीकरण क्या बोला है देखो, ए माइनस बी, यदि समीकरण ए माइनस बी बाहर में एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर में कितना? 0। ये कोई वर्ग समीकरण है, इसके मूल क्या बोल रहा है? समान है। इसके मूल समान है, ध्यान रखिएगा, मूल समान है बोला है। मूल समान है, समान का मतलब 5 और 5, 4 और 4, 3 और 3, समान मतलब दोनों बराबर हैं। तो ए बी सी किसमें है? तो ए बी सी जो है ये किसमें है पूछ रहा है। ए बी सी का संबंध बनाओ आप, संबंध बन जाएगा तो पता चल जाएगा किसमें है। यही तो मतलब हुआ। ए बी सी किसमें है तो अपन को ए बी सी का संबंध देखना होगा कि ए बी सी का संबंध किसमें आ रहा है। ये समीकरण जो दिया है वर्ग समीकरण, इसके मूल समान है, तो आपको बोला है ए बी सी किसमें है। किसमें मतलब कि समांतर श्रेणी में, कि गुणोत्तर श्रेणी में, कि हरात्मक श्रेणी में। तो आपने तीनों का रिलेशन तो पहचान लिया। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे तो अंतिम में जाकर के अपन को क्या मिलेगा? बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। अगर जीपी में होंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? ए सी। अगर एचपी में होंगे तो बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी मिलने वाला है। देखते हैं क्या मिलता है। और मूल समान है, मूल समान होने का मतलब डिस्क्रिमिनांट, मतलब विविध कर कितना होगा? 0। मूल अगर समान है तो ये तय है कि सर डिस्क्रिमिनांट जो है डी, ये क्या होगा? 0 होगा, तभी तो मूल समान आएंगे। आप पूरा रिकॉल करिए, ये वर्ग समीकरण के मूल निकालने के लिए जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये देखिए, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं, इसमें आप जानते हैं कि अगर ये वाला पोर्शन में हटा दूं पूरा का पूरा, तो दोनों मूल क्या आएंगे? माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। मूल अलग अलग क्यों आते हैं? ये प्लस एक बार लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं तो मूल अलग अलग आते हैं। तो मैं इधर वाले पोर्शन का काम ही निपटा दूं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि दोनों मूल क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसका मतलब दोनों मूल समान तभी होंगे जब ये वाला पोर्शन क्या हो जाए? 0। और रूट के अंदर जो डेटा है उसको बोलते हैं विविध कर, डी, डिस्क्रिमिनांट। तो रूट के अंदर जो डेटा है इसको अपन ने नाम दिया था डी का, तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया, मतलब यहां से हट गया। तो अगर इस वर्ग समीकरण के मूल समान हैं, इसका मतलब यह हुआ कि डी का वैल्यू क्या होगा? 0। डी मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, साथ साथ में कैलकुलेशन तो है। मध्यानुपाती और जीपी लगभग सेम ही होता है। मध्यानुपाती और जीपी सेम ही है। जो मध्यानुपाती आप पढ़ते हैं समानुपात में, ए बी सी याद आ रहा है? तो जीपी में क्या पढ़े अपन? बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। मध्यानुपात में भी आप देखेंगे ए और बी का मध्यानुपात एक्स लेंगे तो वहां पर भी इसी प्रकार का रिलेशन आपको मिलता है। जिनको नहीं पता है छोड़ दीजिए, उसमें जानकारी आगे जाके पढ़ेंगे जब, तो रिलेट कर लीजिएगा। डी बराबर 0, तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुलना किससे करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है वर्ग समीकरण का मानक रूप। चलिए तुलना करते हैं। ए का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर मतलब क्या? सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है? ए माइनस बी। और सी का वैल्यू कितना है? बी माइनस सी। ये होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। चलो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होगा? ए स्क्वायर यही होगा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ चुके हैं ना अपन, बीज गणितीय सूत्र पूरे पढ़ चुके हैं, एंड होने को आया है बीज गणित अपना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। बाहर माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं। चलो मल्टीप्लाई करो। पहले इसको ऐसा लिख लूं, 4a का मल्टीप्लाई बी में, सीधे करूं क्या? 4a का मल्टीप्लाई सीधे बी में कर रहा हूं मैं। 4a का मल्टीप्लाई बी में क्या हो जाएगा? 4ab। 4a का मल्टीप्लाई माइनस सी में, माइनस 4ac होगा। माइनस 4b, माइनस 4b का मल्टीप्लाई बी में, तो माइनस 4b का मल्टीप्लाई बी में माइनस 4b स्क्वायर, माइनस 4b का मल्टीप्लाई माइनस सी में
तो +4bc होगा ऐसा। देख लो एक ही साथ कर दिया हूं। 4a का मल्टीप्लाई b में 4ab, 4a का मल्टीप्लाई -c में -4ac, -4b का मल्टीप्लाई b में तो -4b², -4b का मल्टीप्लाई -c में +4bc। कैलकुलेट करते हैं, c² + a² -2ca। अब यहां पे अपन ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये प्लस वाला क्या बन गया माइनस, या माइनस वाला क्या बन गया प्लस, ये माइनस वाला क्या बन गया और ये प्लस वाला क्या बन गया, बराबर कितना 0। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अपन। देखो तो ये c² कहीं और है क्या, नहीं है। a² कहीं और है क्या, नहीं है। 2ca कहीं और है क्या, ac बोलो या ca बोलो एक ही बात है। तो माइनस का 2ca और प्लस का 4ca तो क्या हो जाएगा +2ca या ac, एक ही बात है। इन दोनों का निपटारा हुआ है, देखो इन दोनों का। क्लियर है यहां तक। c² a² जैसा था वैसा, माइनस का 2ca और प्लस का 4ac, एक ही बात है। ca बोलू ac बोलू तो माइनस का 2ca और प्लस का 4ac क्या हो गया प्लस का 2ca। अब तो बाहर 4ab माइनस का है -4bc +4b², जैसा था वैसा लिख दिया हूं मैं। अब देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। ये तो फॉर्मूला बन गया, देखो बन गया ना, c² + a² + 2ca क्या बन जाएगा, ये c + a का होल स्क्वायर बनेगा। यहां से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 4b, ये देखिए माइनस का 4b कॉमन ले लिया तो बचा क्या ब्रैकेट में a + c +4b²। यहां तक पहुंचे अपन। क्या कर सकते हैं, देखो आप देखोगे तो एक और फॉर्मूला भी नजर आएगा आपको, कॉमन भी ले सकते हैं, एक और फॉर्मूला भी नजर आएगा। देखो आपको, ये देखो इस बार आपको फॉर्मूला क्या नजर आएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं a - b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a² + b² -2ab, ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इमेजिन करना a क्या है, पूरा पूरा c + a, ये a क्या है, पूरा पूरा c + a है। तो देखो a² हो रहा है, a पूरा पूरा क्या है c + a, तो a² + b², b² किसको बोल दो 2b को बोल दो, 2b को बोल दो b। ये देखिए हो रहा है ऐसा, a² a पूरा पूरा c + a है और b क्या है 2b, और b² को मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो यहां पे क्या आना चाहिए 2a, a मतलब क्या c + a और b मतलब क्या 2b, मतलब 4b ब्रैकेट में c + a। ये देखो समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब ये जो है एक्चुअल में क्या है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ आ रहा है, समझा दूंगा एक बार और। अब स्क्वायर को उधर भेज दो तो खत्म ही हो जाएगा वो, तो क्या आएगा c + a - 2b बराबर कितना 0, तो c + a बराबर कितना 2b, तो b बराबर क्या c + a बटा 2। तो ये AP में दिख रहा है मेरे को। लास्ट का कैलकुलेशन थोड़ा और समझा रहा हूं। और कोई ऑल्टरनेट निकालते हैं फिर इसका कुछ अगर निकलता है तो। जनरल प्रोसीजर तो ये समझ में आ रहा है, लास्ट का कैलकुलेशन या कोई ऑल्टरनेट निकालते हैं इसका, अगर निकलेगा तो कोई ऑल्टरनेट देखेंगे इसका भी अपन। वापस से समझा रहा हूं, वापस से देखिए समझा रहा हूं। देखना जिनको डाउट है एक बार कैलकुलेशन को वापस से समझा दे रहा हूं, उसके बाद देखते हैं कुछ रिजल्ट निकाल करके याद करेंगे इसको। एपीजीपीएचपी तो आपने समझ लिया कि एपीजीपीएचपी क्या होता है। इसके आगे आपने ये प्रश्न लिया था, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अच्छा प्रश्न, समय दे रहा हूं ध्यान से देखिए, ये काम की चीज है ये सब। ये फॉर्मूला आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वर्ग समीकरण के मूल निकालने के काम में आता है, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला वर्ग समीकरण के मूल निकालने के काम में आता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट निकालते हैं अपन इससे।
तो मैं बोल रहा हूं कि ये प्रश्न में एक वर्ग समीकरण दिया है जिसके मूल समान है, रूट जो है वो इक्वल है। तो मैं बोला कि इस वर्ग समीकरण के मूल अगर समान हैं, इसका मतलब कि सर मूल समान मतलब दोनों मूल बराबर आएगा। दोनों मूल बराबर तभी आ सकता है जब ये वाला पोर्शन का कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाए, तो फिर दोनों मूल क्या बनते हैं, माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई टू ए, यही बनेंगे दोनों मूल। तो ये वाला पोर्शन को मैं हटा ही दूं, इसके लिए अंदर वाले रूट के अंदर वाले डेटा का नाम अपन ने दिया था डी, डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर। तो ये जीरो अगर हो जाए तभी मूल समान होंगे। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर कितना, जीरो। अब तुलना करेंगे तो बी का वैल्यू क्या है, सी माइनस ए, ये देखिए माइनस फोर, ए का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, और सी का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी। तो शुरुआत में तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आया, सीधे इसको ओपन किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन ने लगाया। तो यहां पे आपने बोला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा करके मल्टीप्लाई किया, 4a का मल्टीप्लाई b में 4ab, 4a का मल्टीप्लाई माइनस c में माइनस 4ac, माइनस 4b का मल्टीप्लाई b में तो माइनस 4b स्क्वायर, माइनस 4b का मल्टीप्लाई माइनस c में तो माइनस 4b का जब माइनस c में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4bc। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा, अगर दिक्कत आ रहा होगा तो यहां पे एक बार मैं ऐसा लिख रहा हूं मल्टीप्लाई, देखो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले 4 का कर दीजिए, ये हो गया 4a माइनस 4b। अब इसका b माइनस सी में करेंगे तो 4a का b में हो जाएगा 4ab, 4a का माइनस सी में माइनस 4ac, माइनस 4b का b में माइनस 4b स्क्वायर, माइनस 4b का माइनस सी में प्लस 4bc। ये देखो इसी को लिखा हो, यहां पर डाउट है तो वहां पे फिर से लिख दिया हो। अब बाहर माइनस था तो अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हुए, 4ab प्लस वाला माइनस का बन गया, माइनस ac प्लस का बन गया, माइनस प्लस का बन गया, प्लस माइनस का बन गया। इसके बाद मैं बोला सी स्क्वायर कहीं और है क्या, कहीं और होता तो कैलकुलेट करता, नहीं है तो सी स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर कहीं और है क्या, नहीं है तो ए स्क्वायर लिख दिया। एसी या सी ए, भाई 2ca बोलू या 2ac बोलू एक ही बात है, ये तो एक ही बात है। तो कहीं और है क्या 2ca या 2ac वाला, कुछ ac या ca वाला पद कहीं और है क्या, तो आपने बोला सर ये रहा 2ca माइनस का और प्लस का 4ac, तो 2ca माइनस का और प्लस का 4ac, ये बन गया प्लस का 2ca। बाकी को जैसा वैसा छाप दिया, माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर। तो ये जैसा है वैसा, ये जैसा है वैसा, माइनस का 2ca और प्लस का 4ac, माइनस का 2ca और प्लस का 4ac, ये हो गया प्लस का 2ca, बाकी माइनस 4ab जैसा था वैसा, माइनस 4bc और प्लस का 4ba। फिर आपन ने नोटिस किया कि सर ये देखो ना, ये जो है पहले तो यहां पे नोटिस किया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, इसको तो सर मैं सी प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, ये देखो सी प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस पूरे सेक्शन को लिख दिया सी प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से देखो सर क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 4b, यहां से भी माइनस का 4b, तो माइनस का 4b कैसे कॉमन निकाला, यहां पे लिख रहा हूं देखिए, माइनस 4ab माइनस 4bc, तो माइनस का माइनस बाहर, 4 बाहर, b बाहर, बचा ब्रैकेट में कितना a। अब ब्रैकेट लिया हो तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तभी तो ब्रैकेट ओपन करने पर वापस से प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर, ये लिख दिया। इसके बाद ये वाला स्टेप कैसे आया, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाले स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना। बाकी तो कॉमन लेने पे भी आ रहा है क्या, देखेंगे कुछ और तरीका है क्या। ये वाले स्टेप से, ये देखिए ये वाला स्टेप तक तो आप पहुंच गए, ऐसा इसको सी प्लस ए ही लिख देता हूं। ये देखिए ये वाले स्टेप के बाद अगले स्टेप में कैसे आए, यहां तक तो मैं पूरा समझा दिया वापस से। ये वाले स्टेप के बाद ये वाले स्टेप में कैसे आए, तो यहां पर आपने नोटिस किया कि सर इस पूरे को नाम आप दे दो ए, ये देखना इस पूरे को आप नाम दे दो ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर। यहां पर देखो सर, इसको सर आप ऐसा लिख दो पहले तो 2b का होल स्क्वायर, अब इस 2b को नाम दे दो क्या, b, तो ए स्क्वायर ये हो गया पूरा पूरा ए स्क्वायर प्लस ये हो गया पूरा पूरा बी स्क्वायर। अब यहां देखो सर, ये तोड़ दो 2 इंटू 2b और ये कितना है c प्लस ए, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर, ये देखिए ये पूरा a है तो a स्क्वायर, ये पूरा b है तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
ये फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के प्लेस पे कौन, c प्लस ए, और b के प्लेस पे कौन, 2b। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वर्ग उधर गया, खत्म हो गया जीरो का, तो वर्गमूल कुछ होता नहीं है, c प्लस ए बराबर 2b, तो b का वैल्यू क्या आएगा, c प्लस ए बाई 2, और ये होता है एपी। समझ आया प्रोसीजर पूरा? कुछ रिजल्ट निकल रहा है क्या? क्या मानक समीकरण? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ, यहां पर कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि सर यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा करके बन जाएगा। ठीक है, और क्या क्या बता रहे हो? हाँ, अब कुछ लोगों का कहना है कि सर ऐसा चेक कर लो आप। कुछ लोगों का कहना है, देखो जितने कमेंट आ रहे हैं सबको मैं बता रहा हूं क्या क्या बोल रहे हैं। जनरल प्रोसीजर तो ये हो गया, अब इसमें क्या क्या ऑल्टरनेट खोज सकते हैं। तो कुछ लोग का कहना है कि सर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वगैरह लगा दो, एक ही बात है वो। इधर पे आप सोचोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो पढ़ाए हुए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में, याद है ना, याद आ रहा है पूरा ये फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस, ऐसा कुछ फॉर्मूला बोल रहे हैं कुछ लोग, लगा दो। कुछ लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला बोल रहे हैं लगाने के लिए। ठीक है, वो सब तो एक ही बात हो जाएगा। आपने फॉर्मूला अगर लगाया तो बात एक ही पड़ जाएगी। तो मैंने यहां पर पहले इधर पे देखा c प्लस ए का होल स्क्वायर ये बन रहा है, उसके बाद मैंने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यहां पर c प्लस ए कहला रहा है और b यहां पर 2b कहला रहा है। ये मैंने पूरा समझा दिया आपको कैसे लास्ट में फॉर्मूला लगा है। एक और ऑल्टरनेट, एक मिनट रुकना, एक और ऑल्टरनेट अपन ये कर सकते हैं कि अपन एपी जीपी एचपी का कंडीशन को लगा लगा के देख लेते हैं कि किसमें सेटल हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑप्शन से आप जाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑल्टरनेट निकलेगा। एक जनरल प्रोसीजर तो ये हो गया, और देखते हैं क्या क्या ऑल्टरनेट निकल रहा है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, एपी में है। पहला ऑप्शन क्या है, एपी में है। समझ आ रहा है? पहला ऑप्शन है एपी में है। तो एपी में अगर है, तो एपी में है तो एबीसी अगर एपी में है तो क्या कंडीशन होना चाहिए था फिर, एबीसी अगर एपी में है तो ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ होना चाहिए, a प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होना चाहिए, b। तो यहां से कैसे पुट करना सोच रहे हो आप? अगर एपी में है तो a प्लस सी बाई 2 बराबर b होना चाहिए ऐसा। एबीसी अगर एपी में है तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वैल्यू कैसे पुट करोगे आप खुद सोचो ना। यहां पर आपको ए सी क्या, ए की जगह ए माइनस बी और सी की जगह बी माइनस सी, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ ए का वैल्यू ए माइनस बी थोड़ी है, समझो बात को। यहाँ बी का वैल्यू सी माइनस ए थोड़ी है। आपको ये ए बी सी जो है ना, ये ए बी सी, ये सब ए बी सी ये सब चल रहे हैं। समझ आ रहा है? समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आप सोचेंगे ना कि ए प्लस सी बाई 2 बराबर बी, तो इसमें ए ये वाला ए है, नहीं होगा भाई ये। समझ आ रहा है? ये एबीसी कौन से एबीसी हैं? ये एबीसी, ये जो आपको प्रश्न में बोला है ना कि ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर क्या, 0। तो ये जो एबीसी टर्म्स है ना, ये जो एबीसी टर्म्स हैं, इनमें रिलेशन क्या बैठ रहा है? समझ आ रहा है? मूल समान है तो इनमें रिलेशन क्या बैठ रहा है। तो आप इसको ये वाला ए नहीं बोल सकते, इसको ये वाला बी नहीं बोल सकते, और इसको ये वाला सी, मेरे हिसाब से तो ये बोलना ही गलत है। समझ पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये बोलना ही गलत है। क्योंकि आप खुद सोचो, चलो मैं यहाँ पे एबीसी के टर्म में ना देके एक्स वाई जेड के टर्म में आपको देता, समझना बात को, थोड़ा समझना, ये गलती मत करना। जैसे मान लो मैं यहां दे दिया एक्स माइनस वाई, ध्यान से समझो, यहां पर दे दिया जेड माइनस एक्स, यहां पर दे दिया वाई माइनस जेड, तो आपको क्या बोलता, एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन बन रहा है, ऐसा बोलता।
तो आप बोलते हैं एक्स वाई जेड में एपी बन रहा है सर, तो यहां पे लिखते एक्स प्लस जेड बाई टू बराबर कितना वाई। तो क्या एक्स का वैल्यू ये रखते, क्या नहीं रखते ना। समझ आ रहा, ये गलती तो मत करना जो ऑप्शन में आप लोग बोल रहे हैं कि सर एपी में है तो ए प्लस सी बाई टू बराबर बी होगा, तो ए का वैल्यू ए माइनस बी नहीं होगा, ए का वैल्यू ए माइनस बी। समझ आ रहा है, वो तो वर्ग समीकरण से तुलना किए थे तब ए का वैल्यू क्या आया था ए माइनस बी, बी का वैल्यू क्या आया था सी माइनस ए, और सी का वैल्यू क्या आया था बी माइनस सी। ये जो एबीसी में संबंध अपन बताए ना यहाँ पे कि एबीसी में संबंध जो है ऐसा कुछ हुआ अगर एपी में है तो ए का वैल्यू उठा करके माइनस बी मत पुट करना, बी का वैल्यू उठा करके सी माइनस ए पुट मत करना, सी का वैल्यू उठा करके बी माइनस सी पुट मत कर देना भाई। समझ आ रहा है, क्योंकि आप खुद सोचो मैं यहां एक्स वाई जेड ऐसा लिख दिया तो एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या होगा, तो अगर एपी में हुआ तो मेरे को ऐसा कुछ मिलना चाहिए। अब ऐसा कुछ मिलना चाहिए तो ये कैसे, यहां पर कैसे ऑप्शन से आप हेल्प लेके बनाओगे कि एक्स का वैल्यू क्या रखोगे, एक्स का वैल्यू क्या एक्स माइनस वाई रखोगे, नहीं रख सकते ना यार। ये समझ आ रहा है, क्लियर हो पा रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मूल जो अपन पढ़ते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के, तो यहां पर जनरली अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी पढ़ते हैं, और ये प्रश्न में भी ए माइनस बी माइनस सी ये सब दे दे करके कंफ्यूज किया है थोड़ा सा। तो ये गलती तो करना ही मत कि सर एपी में है तो ऐसा चेक कर लो, सर जीपी में है तो ऐसा चेक कर लो, बी स्क्वायर बराबर ए सी, अब बी का वैल्यू ये पुट कर दो, मत करने बैठ जाना। एक्चुअल में ये ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी ये सब में आपको रिलेशन बताना है, ये ए बी सी ए बी सी ये वाले एबीसी है, ये वाले एबीसी थोड़ी है। ये एबीसी में जो संबंध पूछा ये एबीसी कौन से एबीसी हैं, ये ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी वाले एबीसी हैं ये लोग। समझ पा रहे हैं, तो ये एबीसी एक्चुअल में ये जो प्रश्न में एबीसी आंकड़े हैं ना वो वाले एबीसी हैं ये लोग, जो मानक रूप है वर्ग समीकरण का वो वाले एबीसी ये लोग नहीं है। इसीलिए सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं, ये गलती मत करना। हाँ, मूल समान है तो क्या बोल रहे हो अब, ठीक, मूल समान है तो क्या माने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू वन, उसके बाद क्या किए हो, ठीक, मूल समान है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। मूल समान है तो क्या बोले अल्फा और बीटा को, ठीक, एक एक लिए हो, चलो फिर क्या किए हो, सी का वैल्यू क्या रखे हो बी माइनस सी, ए का वैल्यू क्या रखे हो ए माइनस बी। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, यहां से आपको क्या मिल जाएगा टू बी बराबर ए प्लस सी, तो यहां से बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा ए प्लस सी बाई, समांतर श्रेणी में ऐसा कर सकते हो। समझ आ रहा है, ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो। समझ आ रहा है, इसमें काम थोड़ा आसान हो जा रहा है, ये कर सकते हो। नितिन दुबे वही लिखा हूं मैं, तो मूलों का योग मूलों का गुणनफल जो पढ़े हैं उसको लेकर के बना सकते हैं। हाँ, तो एक एक लेने पे आ रहा है, एक एक लेने पे आ रहा है, आप दो दो लेते हैं तो क्या बन जाएगा 4a माइनस 4b, क्या बनेगा वहां पे अगर दो दो लेते हैं, मूल समान है इसीलिए एक एक लेने पे वो हिट एंड ट्रायल जैसा हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप दो दो लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए दो दो लेते हैं आप, तो क्या बनेगा यहाँ पे b माइनस सी बटा a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये 4a माइनस कितना 4b बराबर कितना b माइनस सी। यहां से कैलकुलेट करो कितना आएगा, देखो कितना आ जाएगा 5b बराबर कितना 4a प्लस सी, तो यहां से b बराबर क्या आ रहा है 4a प्लस सी डिवाइड बाई 5। टू टू रखने पर नहीं आ रहा है तो ऑथेंटिक कुछ तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है, बस आ गया है उत्तर, ऑथेंटिक कोई तरीका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऑथेंटिक है ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ये समझ आ रहा है जनरल प्रोसीजर ही इसका दिख रहा है, बस ये ठीक है इत्तेफाक से ऐसा कुछ आ गया है, डेटा वैसा कुछ सेटलमेंट रहा होगा इसीलिए आ रहा है, ऑथेंटिक कुछ नहीं लग रहा है। ऑथेंटिक तब लगता जब मूल बराबर है तो कुछ भी लेने पर आ जाए, उसको ऑथेंटिक बोलते हैं अपन कि हर जगह पे सेटिस्फाइड हो रहा है। एबीसी बराबर एक दो तीन यहां पर रख रहे हैं आप, तो
अगर कुछ ए बी सी समांतर श्रेणी में है कि नहीं तो आप 1 2 3 ले सकते हो ऐसे। हाँ, वो तो ले सकते हैं। ये ऑथेंटिक तो नहीं है, ये ऑथेंटिक तो नहीं है, हर जगह पे तो लागू नहीं हो रहा है। जनरल प्रोसीजर ये है इसका, जनरल प्रोसीजर। बाकी ये सब ऑप्शन से तो चेक मत करना यार कि समांतर श्रेणी का कंडीशन लगा दिया b बराबर a प्लस c/2, फिर b का वैल्यू पुट करने बैठ गए, वो b का वैल्यू है ही नहीं। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, वो गलती तो मत करना। तो यहां पर प्रश्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं इसमें, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया। एक तरीका मेरे को यह समझ आ रहा है, जो आप बोले वहां से एक तरीका मेरे को यह समझ में आ रहा है कि एबीसी के वैल्यूज रख रख के देखो। पहले एबीसी को समांतर श्रेणी का एक वैल्यू अपने मन में सोच लो, रख के देखो मूल समान बैठ रहा है कि नहीं। मूल समान आ गया मतलब समांतर श्रेणी में एबीसी रहा होगा। देखते हैं एक बार इसको, ये समझ में आएगा। ये सब सोचेंगे, ये नहीं कि एक प्रश्न में समय दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहां से समझ में आ रही है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। देखो मैं क्या बोल रहा, एबीसी का एक बार यहां पर अपन वैल्यू सोचते हैं, ध्यान से समझना। वापस से प्रश्न को लिख रहा हूं, कोई ना कोई अल्टरनेट देखते हैं। वो अल्फा और बीटा को एक एक लेना थोड़ा सा यहाँ पे वैलिड नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि हर जगह पर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। मूल निकालना तो आता है ना फटाफट आपको। चलो इसके मूल क्या है, समान है, तो एबीसी किसमें होगा। तो पहले चेक करते हैं एबीसी किसमें होगा, समांतर श्रेणी में। चेक करते हैं कि एबीसी समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर श्रेणी का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, 1 2 3। अंतर समान होना चाहिए, तो एबीसी का वैल्यू 1 2 3 लेते हैं अपन, 1 2 3 ऐसा लेते हैं। चलो जल्दी से बताओ, 1 - 2 कितना होगा, -1। अरे होगा कि नहीं यार, सी माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी माइनस सी कितना हो जाएगा, बी माइनस सी कितना, सी माइनस सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और यहां पर बी माइनस सी कितना हो जाएगा, बी माइनस सी -1 ना। ऐसा कुछ आएगा क्या, अरे आ रहा है ना ऐसा कुछ। आपने बोला a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया सर, 1 - 2 कितना, -1। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी माइनस ए, 3 - 1 कितना 2, 2x। और b माइनस सी मतलब -1, माइनस को तो पहले उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर -2x + 1 = कितना 0। गुणा करने पर कितना आ जाए 1, और जोड़ने पर कितना 2। जल्दी बोलो, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो प्लस ही। मूल समान आ रहे हैं मतलब एपी में ही है। ऐसे चेक कर लो, ये ठीक है मेथड, समझ आ रही है मेथड, फिर भी ठीक है। समझ पा रहे हैं, इसमें जल्दी काम हो जा रहा है। हाँ, लेकिन अपन इसमें काम करेंगे तो तीनों में ऐसा है कि जब तीसरे में ही उत्तर छिपा होगा तो बात अलग है, पहले में दूसरे में फिर भी उससे तो कम ही समय लेगा ये, क्योंकि अपन ये वर्ग समीकरण के मूल निकालने का शॉर्टकट पढ़े हैं। शॉर्टकट याद है ना, वर्ग समीकरण के मूल निकालने का शॉर्टकट अपन पढ़ के बैठे हैं, पूरा आधे घंटे पूरा शॉर्टकट समझाया था आप लोग को कि ये माइनस है तो क्या बन जाता है प्लस, ये प्लस अपने पीछे देखा माइनस है तो प्लस बन गया। तो आपने क्या बोला कि सर एबीसी समांतर श्रेणी में होंगे, तो मैं एबीसी का एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3। एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है तो एबीसी का एक एग्जांपल ले लिया मैं 1 2 3। तो यहां से मैं बोला सर रख देता हूं एबीसी का वैल्यू, एक वर्ग समीकरण बनेगा अगर उसके मूल समान आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो माना गया है वैल्यू समांतर श्रेणी वो सही रहा होगा। तो समांतर श्रेणी का एक एग्जांपल लिया, ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3। एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3। एबीसी ऐसा लेना जो समांतर श्रेणी को सेटिस्फाइड करे, तो 1 2 3 ले लिया। अब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, तो 1 - 2 हो गया -1, -1 मतलब -x²। सी माइनस ए, 3 - 1 कितना हो गया 2, ये हो गया 2x। बी माइनस सी, 2 - 3 -1, तो माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा। अब इधर वाले माइनस को भेज दो, क्योंकि अपन इधर माइनस रखते नहीं है मानक रूप में, तो ये माइनस को कॉमन निकाला हूं या फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया हूं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इधर पे तो किसी का भी गुणा करो कुछ होना नहीं है।
अब ये वर्ग समीकरण बन गया, जल्दी से इसके मूल निकाल लो। कैसे मूल निकालना सीखे थे? ए और सी का मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, मल्टीप्लाई करके बैठ गया, ए और सी का मल्टीप्लाई करके बैठ गया। अब ये डेटा क्या है? प्लस। तो दो ऐसी संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए? 1, और प्लस है मतलब जोड़ने पर क्या आ जाए? 2। तो दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर आ जाए 1 और जोड़ने पर 2, तो 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 लिख दिया। चिन्ह का लफड़ा कैसा सॉल्व होता है? ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बनता है ना। ये प्लस अपने पीछे देखा, माइनस है तो अपने चिन्ह को चेंज नहीं करता है। दोनों मूल समान आ रहे हैं, इसका मतलब सर एबीसी को अगर मैं यहां पर समांतर श्रेणी में रखूंगा तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। यह ज्यादा आसान है। जीपी में रख के देखो मूल समान नहीं आ रहे होंगे, एचपी में रख के देखो मूल समान नहीं आ रहे। समझ आई बात? नहीं आ रहे होंगे, ठीक। ये तरीका फिर भी ठीक है, ऑथेंटिक भी है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। ये समझ आया ऑनलाइन में? ये अच्छा तरीका है, ये वाले तरीके पे काम करिए, ये अच्छा तरीका है। 2-3 स्टेप में काम खत्म हो गया आपका। ये तरीका बहुत अच्छा है। अल्फा इंटू बीटा फिर भी मेरे को ऑथेंटिक नहीं लग रहा, हर जगह पे ट्रू नहीं होगा। यहां पे तो एबीसी का कोई भी वैल्यू लो, एपी में फिट होना चाहिए। हर जगह पे मूल क्या आएगा? समान ही आएगा। एबीसी का कोई भी वैल्यू लो जहां पे एपी में आपका एबीसी का वैल्यू बैठ रहा हो, तो एपी में अगर एबीसी का वैल्यू बैठ रहा है तो गारंटीड मूल क्या आएगा? समान आ रहा है। आप कोई और ले लो, 5, 6, 7 ले लो तो भी आएगा मूल समान। आप जीपी में लेके रख के देखो मूल समान नहीं आ रहा होगा, एचपी में लेके देखो मूल समान नहीं आ रहा होगा। बन जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी से। एचपी का एक आध याद रख लीजिए, एक आध सीरीज याद ही कर लीजिए, एचपी का दिमाग में नहीं आता है। जैसे 6, 4, 3 ये एचपी में है। 6, 4, 3 एचपी में हो जाएगा, याद रख लीजिए। 6, 4, 3 एचपी में हो जाएगा। ये तो एचपी का कभी कोई एग्जांपल मानना पड़े तो 6, 4, 3 ले लीजिएगा। तुरंत याद नहीं आता है तो मैं बता दिया हूं। एचपी का एग्जांपल लेना पड़े 12, 6, 4 ले सकते हैं, 12, 6, 4 ये ले सकते हैं। देखो ना सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? बीच वाला डेटा ये 2 इंटू ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी होना चाहिए। हो रहा है क्या? 6 या 18 दूनी 36, 36/9 4 आ रहा है, ठीक है। बीच वाला डेटा, बीच वाला डेटा क्या है? 6, ये 2 इंटू ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी होना चाहिए। 12 चौक 48 दूनी 96, 16, 16 छक 96, ठीक। समझ आ रहा है? तो ये दो एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहे थे, इसको 6, 4, 3 और 12, 6, 4 ये याद रखिए। एचपी का एग्जाम्पल जल्दी से अपन सोच नहीं पाते हैं, एपी जीपी का तो सोच लेते हैं। जीपी का सोचना होता तो क्या सोचते? 2, 4, 8, 16, 32 समान संख्या का मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16। समझ आ रहा है? 3 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 का 3 में 6, 6 का 3 में 18, 18 का 3 में 54। समान संख्या का मल्टीप्लाई करते जाओ। एचपी को सोचना थोड़ा मुश्किल होता है तो याद रखिएगा 6, 4, 3, 12, 6, 4। ये आया समझ में? ये तरीका ठीक है, इसी तरीके को फॉलो करिए, ये तरीका सबसे ठीक है। ये सब समझ आ रहा है ना? ये माइनस साइन को कॉमन निकाल के मैं भेज दिया राइट हैंड साइड जीरो के साइड, तो जीरो को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। या फिर आप ऐसा बोलो दोनों साइड मैंने क्या किया? माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, जीरो को कोई फर्क पड़ा नहीं। और इसके मूल निकालने का शॉर्टकट तो बताया हूं मैं। मूल तो तुरंत निकाल सकते हैं ना आप, मूल निकालने का शॉर्टकट मैं बताया हूं, चिन्हों का लफड़ा भी पूरा समझाया हूं, तुरंत मूल निकलेंगे आपसे। मूल समान है तो तुरंत निकलेंगे ही, तय है ये।
ठीक है सचिन साहू। अरे एचपी में होना चाहिए नेहा, उसको जो लेना है वो ले सकते हो आप, एचपी में होना चाहिए आप। फ्रैक्शन में लेंगे तो ले सकते हैं, क्या मतलब फ्रैक्शन में लेने से। बन जाएगा यहां तक, तो प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो गया होगा अब तो। आपका वो डाउट क्या था, रखे हो क्या पेपर, क्या डाउट था देखो एक बार। ये मैं कल भी समझा रहा था कुछ बच्चों को, ध्यान से समझना, जिनका हो गया थोड़ा देखना एक बार यार, जिनका एक बार हो गया थोड़ा देखना। देखो वर्ग की कंडीशन क्या थी एक बार देखना, वर्ग की कंडीशन क्या थी, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। वर्ग की कंडीशन थी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों। और एक और कंडीशन थी, चारों कोण क्या हो, 90 डिग्री। दोनों कंपलसरी कंडीशन है, कंपलसरी आवश्यक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। आवश्यक मतलब ये दोनों कंडीशन पूरी होनी ही चाहिए, तभी आप वर्ग का नाम दे पाएंगे उसको। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, चारों कोण इक्वल है मतलब 90-90 डिग्री के ही होंगे यार। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा है तो दो ठो समानांतर रेखाओं का सेट क्रिएट हो जाता है, देखो हो गया ना, दो ठो समानांतर रेखाओं का सेट बन जाता है। तो ये लिख रहा हूं मैं, दो सेट समांतर रेखाएं, ऐसा लिख रहा हूं मैं, दो सेट समांतर रेखाएं, एक ये वाला सेट समांतर रेखाओं का है और एक ये वाला सेट समांतर रेखाओं का है, दो सेट समांतर रेखाएं। इसके बाद आयत की कंडीशन आप क्या पढ़े थे, आयत की कंडीशन आप क्या पढ़े थे, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, ये पढ़े थे आप, आमने सामने की भुजा बराबर, चारों कोण 90 डिग्री। ये दोनों एकदम आवश्यक कंडीशंस हैं, ये दोनों एकदम आवश्यक कंडीशंस हैं, ये दोनों फुलफिल होंगी तभी आप आयत का नाम देंगे उसको, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब ऐसे ये दोनों फुलफिल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, दो सेट समांतर रेखाएं यहां पर भी बन जाएंगी, दो सेट समांतर रेखाएं यहां पर भी बन जाएंगी। तो ये दोनों एकदम नेसेसरी कंडीशंस हैं, चारों भुजाएं बराबर ही होनी चाहिए, चारों कोण 90 डिग्री के ही होने चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, तब आप इसको स्क्वायर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अब अगर मैं बात करूं एक समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस और समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसको रोम्बस और इसको पैरेललोग्राम। अब देखो समचतुर्भुज की आवश्यक कंडीशन बोल रहा हूं, समचतुर्भुज की आवश्यक कंडीशन है चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और दो सेट समानांतर रेखाएं, दो सेट समांतर रेखाएं। आवश्यक कंडीशन में केवल ये दोनों ही है, एकदम नेसेसरी कंडीशन केवल ये दोनों है। अब दो कोण 90 से कम, दो कोण 90 से ज्यादा हो तो भी कहलाएगा समचतुर्भुज, और चारों कोण 90 डिग्री का तो भी कहलाएगा समचतुर्भुज। समझना बात को क्या बोल रहा हूं, समझना क्या बोलना चाहता हूं। ये देखो चारों भुजाएं बराबर हैं, ये वाले दो कोण 90 डिग्री से कम हैं और ये वाले दो कोण 90 डिग्री से अधिक हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, ये कहलाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की कंडीशन, चारों भुजाएं बराबर हैं क्या है, दो सेट समानांतर रेखाएं हैं क्या, एक ये वाला सेट समानांतर रेखाओं का है और एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट, ठीक है, ये कहलाएगा समचतुर्भुज। एक और बना रहा हूं मैं, एक और बनाता हूं, देखो इस बार मैं चारों कोण को 90 डिग्री कर दिया हूं, चारों भुजाएं बराबर, ये देखिए, इसको समचतुर्भुज बोलोगे, क्या बोलेंगे, चारों भुजाएं क्या है, बराबर, दो सेट समानांतर रेखाएं, मतलब प्रत्येक वर्ग क्या है, समचतुर्भुज, प्रत्येक वर्ग क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की मेन कंडीशन ये दोनों हैं, चारों भुजाएं बराबर, दो सेट समानांतर रेखाएं। अधिकतर समचतुर्भुज जो अपन बनाते हैं, अधिकतर समचतुर्भुज जो अपन बनाते हैं उसमें दो कोण क्या होते हैं, 90 से कम, ऐसे बनाते हैं अपन,
ताकि वर्ग से थोड़ा सा डिफरेंस बता सकें। और दो कोण क्या होते हैं 90 से अधिक। अधिकतर समचतुर्भुज जो अपन बनाते हैं, मैक्सिमम समचतुर्भुज या जो फिगर्स बने होते हैं बुक्स वगैरह में, जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे समचतुर्भुज के फिगर्स ऐसे बने होते हैं। लेकिन मैं ऐसा भी बनाऊंगा तो इसको समचतुर्भुज का नाम देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि समचतुर्भुज की दो कंडीशंस जो नेसेसरी कंडीशन है वो दो सेट समांतर रेखाएं और चारों भुजाएं बराबर, ये एकदम नेसेसरी कंडीशन है। एंगल्स का दोनों का 90 से कम होना और दोनों का 90 से अधिक होना ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ज्यादातर क्या पूरी बुक्स आप छान मारो, आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे उसमें समचतुर्भुज को ऐसे ही बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा समचतुर्भुज को। ये देखिए ये वाला ऐसे ही बनाता है समचतुर्भुज को। लेकिन मैं बोल रहा कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, साधारणतः ऐसे ही बनता है समचतुर्भुज, सारी बुक्स में ऐसे ही बनाता है और लिखता भी है दो कोण 90 से अधिक और दो कोण 90 से कम। ये देखो ना, ये वाला दोनों कोण 90 से क्या है कम और ये वाला दोनों कोण 90 से क्या है अधिक। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं चारों कोण को 90 डिग्री का बना दूं, चारों कोण को अगर मैं 90 डिग्री का बना दूं तो भी ये क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज ही कहलाएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब प्रत्येक वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज है। लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है क्या? नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज तो ऐसा भी हो जाता है लेकिन ये वर्ग नहीं होता। तो प्रत्येक वर्ग मैं लिख सकता हूं यहां पर, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, परंतु प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, ऐसा लिखूंगा। सेम आयत और समांतर चतुर्भुज में हो जाएगा। ये देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसका नेसेसरी कंडीशन है आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर और दो सेट समांतर रेखाएं, दो सेट समांतर रेखाएं। ये देखिए अब आमने सामने का भुजा बराबर करता हूं मैं, ज्यादातर ऐसा ही बना दिखता है आपको समांतर चतुर्भुज। आमने सामने का भुजा बराबर हो गया सर, ये देखिए ये L तो ये L, ये B तो ये B, ये दो कोण 90 डिग्री से कम, ये दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा, ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे दो कोण मैंने क्या किया, 90 से कम का बना दिया। ये देखिए दो कोण 90 से कम, ऐसा ही बनता है अधिकांश, सारी बुक्स में ऐसा ही बना के देता है। लेकिन मैं चारों कोण को 90 डिग्री का बना दूं, ये देखिए चारों कोण को 90 डिग्री का बना दूं ऐसा, आमने सामने का भुजा यहां भी बराबर है, ये देखिए आमने सामने का भुजा यहां भी क्या है बराबर, लेकिन इस बार चारों कोण क्या कर दिया 90, तो ये भी तो समांतर चतुर्भुज का ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ना। इसका मतलब प्रत्येक आयत भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। नहीं, एंगल का इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पे, ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। अब ज्यादातर आप जो पढ़ते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं हर बुक में। आप देखना समचतुर्भुज का फिगर ऐसा बनाता है, समांतर चतुर्भुज का फिगर ऐसा बनाता है। लेकिन मैं बोल रहा कि एंगल वाला कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि होना ही चाहिए, ये समझ आ रहा है। चारों कोण को 90 का कर दोगे तो भी चलेगा, चारों को 90 का कर दोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग एक क्या है, समचतुर्भुज। इसी प्रकार प्रत्येक आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, परंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं है, परंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। कैसे बोल देंगे आयत? आयत के लिए तो चारों कोण 90 का कंपलसरी है। अब समांतर चतुर्भुज तो ये भी है सर, ये भी है, तो क्या प्रत्येक समांतर चतुर्भुज को आयत बोल पाऊंगा? नहीं। प्रत्येक समचतुर्भुज को वर्ग बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम बुक्स में लेकिन लिखा रहता है दो कोण 90 से कम, दो कोण 90 से अधिक। अरे प्रैक्टिस सेट ये वाला नहीं है, टेस्ट में आता है इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं मैं। जो नहीं पढ़े चिंता मत करिए, टेस्ट में आया था इसलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं, डाउट था किसी का इसीलिए। ये आपका कंप्लीट हो गया, चलिए घातांक करनी में वापस से आ जाइए। अब पद्मिनी कौन सा बैच है आपका? ये बहुत काम की बात है, ध्यान रखिएगा, बुक्स वगैरह में लिखी नहीं है सब बातें, थोड़ा डिटेल पढ़िए ताकि और क्वेश्चंस अच्छे आए तो और अच्छी बात है, बल्कि क्वेश्चंस जितने अच्छे आएंगे।
किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360, किसी भी बहुभुज के, लेकिन वो नियमित बहुभुज में आप बोलते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण फिर 360 डिवाइड बाई n। नियमित का मतलब चारों भुजाएं बराबर चतुर्भुज। मान लो चतुर्भुज वाला बहुभुज लिया, चतुर्भुज भी बहुभुज है, त्रिभुज भी बहुभुज है। नियमित बहुभुज का मतलब होता है सम बहुभुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। इसीलिए तो अपन देखे थे कि 3 भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 60-60, प्रत्येक बाह्य कोण 120-20। लेकिन उसी को जब आगे जाके विषम बाहु त्रिभुजा पढ़ोगे ना, तो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन बहुभुज जब पढ़ते हैं अपन, तो अपने सिलेबस में है नियमित बहुभुज, सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन। समझ आ रहा है? नियमित बहुभुज का मतलब ही क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है सारे कोण बराबर। लगा सकते, उसको तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, बन जाएगा। अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि जितना नोट्स में है, जितना प्रैक्टिस सेट में है, उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। इससे बाहर क्या ही पढ़ोगे आप, समझ आ रहा है? इससे बाहर बुक्स में भी नहीं मिलेगा। जितनी चीजें आपको प्रैक्टिस शीट में मिल रही हैं, जैसे बीज गणित का इतना सारा पोर्शन आपने सॉल्व किया, बुक्स में नहीं है इतना पोर्शन। और प्रैक्टिस सेट आपने लगाया, इतना बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, इसको लगाइए। बुक्स में जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको करिए। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? SI 23 का बताइए क्या, दिखाइए। कौन सा है? ये वाला, ये बोल रहे हैं? ऑप्शन से डील कर लेते, इसको ऑप्शन से डील हो जाता है। ये कराया था मैं, ऑप्शन से किए थे क्या? इसको नहीं बना के ऑप्शन से भी, ऑप्शन से कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से ही किया जाता है भाई। ऐसे प्रश्नों को सिखाए तो कि ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को बना लीजिए। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से बनाएंगे ज्यादा ठीक रहेगा। समझ आ रहा है? बीज गणित के बहुत सारे प्रश्न ऑप्शन से बन जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाइए। बाकी मैं बता रहा हूं, देखिए हर आकृति यहां पे बहुभुज है। बहुभुज का सिंपल सा डेफिनेशन है कि 3 भुजाएं हो मिनिमम और आकृति क्या हो, बंद हो। समझ आ रहा है? तो सब बहुभुज हैं। लेकिन नियमित बहुभुज अगर मैं बोला, तो नियमित बहुभुज का मतलब सारी भुजाएं बहुभुज की क्या हो, बराबर। नियमित या सम बहुभुज, ये सारी आकृतियां जितनी मैं बनाया हूं, ये सब की सब बहुभुज हैं रहने को तो। लेकिन नियमित बहुभुज बोलने का मतलब होता है कि जो बहुभुज रहेगा उसकी सारी भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर। मतलब सारे आंतरिक कोण आपस में बराबर, सारे बाह्य कोण आपस में बराबर। जो वीडियोस भेजा उसको देखे हैं, जो बहुभुज को देखे होंगे ना, बहुभुज और उसमें रेखा कोण को देखे होंगे। रेखा कोण का प्रैक्टिस शीट को मैं दिलवा देता हूं। रेखा कोड पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं कल वीडियोस भिजवाऊंगा। रेखा कोड का प्रैक्टिस शीट कभी मत लगाइएगा, जबरन का उसमें उलझेंगे। रेखा कोड का प्रैक्टिस शीट जब मिलेगा, तो जो पुराने लोग हैं, जो पढ़ चुके हैं ज्यामिति क्षेत्रमिति का मैक्सिमम पार्ट, वो लगाइएगा। और जो अभी नहीं पढ़े हैं, इस वीक गुरुवार शुक्रवार शनिवार को वीडियो देख के संडे को आराम से लगाइएगा। 48-49 क्वेश्चन है, उतना प्रश्न प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। और वर्ग समीकरण मतलब कि पूरा का पूरा बीज गणित का जो रैखिक समीकरण और वर्ग समीकरण वाला सेक्शन था, वो तो बन जाएगा। उसमें तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बन जाएगा। वो फॉर्मूलों पर आधारित कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस शीट और साथ में घातांक और करनी का मैं दे दूंगा। कल कुछ प्रश्न और डिस्कस करूंगा जो टेस्ट में आए हैं, जहां पे दिक्कत हुई है आप लोग को। टेस्ट में जो प्रश्न आए हैं जिसमें दिक्कत हुई है, वो प्रश्न भी कल डिस्कस करूंगा मैं।